हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी ऑफ एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट की सैलरी कितनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो, एक अकाउंटेंट की सैलरी ना कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक ही फैक्टर रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिफ़ाइन होती है। कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर या मतलब जिसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी सबसे पहली बात तो या आप फ्रेशर हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी, एक्सपीरियंस्ड हो तो आपकी सैलरी कितनी होगी। अब एक्सपीरियंस्ड का मतलब यार देखो, अगर कोई किसी को 1-2 साल का एक्सपीरियंस 1-2 साल किसी ने काम किया तो वो भी एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। और वहीं अगर किसी को 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल किसी ने वर्क किया तो वो भी एक्सपीरियंस्ड है। तो एक जूनियर लेवल और एक सीनियर लेवल का जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग कितनी सैलरी होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट जो मैटर करता है वो है कि आप एक फुल टाइम अकाउंटेंट हो या एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट हो, ठीक है। जो दूसरी चीज़ मैटर करती है वो है कि जिस फर्म के लिए आप काम कर रहे हो वो कैसी फ़र्म है, किस टाइप की फ़र्म है, मतलब उसका टर्नओवर कितना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी ऐसी फर्म में आपने ज्वाइन कर रखा है या करने जा रहे हो जिसका टर्नओवर ज़्यादा है, जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे आपको सैलरी भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो फर्म का जो टाइप होता है, जिस कंपनी में आप जा रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइप ऑफ वर्क आपका मतलब आपका वर्क किस टाइप का है। अभी देखो, जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, तो वहाँ पे यार अकाउंट्स में ही अलग अलग लोगों के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। वहीं अगर आप किसी छोटी कंपनी में रहोगे, वहाँ पे आप ही के ऊपर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी। आपको ही सारे अकाउंट्स फाइनलाइज़ करने हैं, आपको ही सारे रिटर्न्स सबमिट करने हैं, टाइम टू टाइम जीएसटी की रिटर्न सबमिट करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स आईटीआर भरनी है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फ्रेशर। यार मेरा ये मानना है, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको सैलरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको केवल एक्सपीरियंस के पीछे भागना चाहिए, नॉलेज के पीछे भागना चाहिए। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, उस चीज़ की नॉलेज हो गई, तो आप अच्छा खासा कमाओगे। तो अगर आप एक फ्रेशर हो तो सैलरी के बारे में मत सोचो, जस्ट ये सोचो कि आपको नॉलेज कहाँ से मिली इस फील्ड के बारे में। आप कितना ज़्यादा नॉलेज गेन्स कर सको, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज मिले। बाकी अगर मैं बताऊँ, अगर आप सीए फर्म में भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपको क्या, सैलरी की तो बात छोड़ ही दो, आपको स्टाइपेंड मिलता है। वो एक एज एन इंटर्न आपको रखते हैं, तो 3000 4000 इसी टाइप का स्टाइपेंड आपको मिलता है, ठीक है। बाकी आपको अगर एक्सपीरियंस भी हो जाता है तो ठीक है, अच्छा। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया तो कहीं और ज्वाइन कर लो। अगर सीए फर्म में ही कंटिन्यू करना है तो वो भी अलग बात है। दूसरी बात है, अब देखो, फ्रेशर हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप पार्ट टाइम जॉब तो करो ही मत, करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यार देखो, आप पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब तो वही कर सकता है ना जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वही तो पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं है, देखो यार, नॉलेज होना और एक्सपीरियंस होना भी एक अलग बात होती है। आपने 12th तक तो अकाउंट्स पढ़ लिया पूरा, ठीक है, बट उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे करते हैं उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपको इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ तो कवर हो गई हैं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पार्ट टाइम तो करना ही नहीं है, फुल टाइम ही करना है। बट अगर आप एज एन इंटर्न भी ज्वाइन करते हो कहीं भी सीए फर्म में, तो आपको 3 to 4 या 3 to 5 के बीच में ही स्टाइपेंड मिलेगा, के 3 to 5 के, ओके। दूसरी बात हम करते हैं एक्सपीरियंस। अभी आप मान लो आपको एक्सपीरियंस वगैरह हो गया है, ज़्यादा नहीं, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो कहीं पे भी आप किसी दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहोगे, ये मैं फुल टाइम की बात कर रही हूँ, तो आपको 10-12 हज़ार आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ पे क्योंकि आप सीनियर लेवल पे तो जाओगे नहीं, जूनियर लेवल पर ही जाओगे, तो 10-12 हज़ार तो वो आपको दे ही देंगे आराम से। उसके बाद अब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे आप कई सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि मतलब वहाँ पे जाके हमें करना क्या है। तो सीनियर वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे कोई अकाउंटेंट होगा, सीनियर अकाउंटेंट नहीं भी होगा तो पहले तो कोई वहाँ पे अकाउंट्स मेंटेन कर ही रहा होगा ना। अभी उसने भले ही जॉब छोड़ दिया, पहले तो मेंटेन कर ही रहा होगा। तो आप उसका काम मतलब वहाँ पे जाके टैली के अंदर उसने कैसे कैसे एंट्रीज पास करी हैं, कैसे कैसे वो काम करता था, किस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करता था, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। उसी के बेस पे आगे आपको कंटिन्यू करना होता है।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हाँ ये भी है कि अगर आप जूनियर अकाउंटेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो, 1-2 मतलब 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फुल टाइम ही करो और नॉलेज गेन करो। ठीक है। पार्ट टाइम आप कर सकते हो, जैसे कि अभी आपको जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भरनी आ गई होंगी हैं, तो आप मतलब क्लाइंट्स ले सकते हो और उनका पार्ट टाइम एक तरह से उनकी जीएसटी रिटर्न्स वगैरह भर सकते हो, तो इससे भी आपको अर्निंग हो जाएगी अच्छी खासी क्या, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स होंगे उतने, अगर आप मान लो एक क्लाइंट से जैसे एक ज़्यादा इन्वॉइस नहीं होंगे उसमें, मान लो 5-6 इन्वॉइसेस ही हैं, अगर आप किसी की रिटर्न भरते हो तो कितना लोगे आप, 1,000 मान के चलो, दोनों रिटर्न आपने भर दिया R13 में पार्ट टाइम, तो वो भी हो जाता है। या थोड़ा सा अगर ऊपर से आ ही जाएगा तो उसमें बुरी कोई बात नहीं है। उसके बाद है कि टाइप ऑफ फर्म, ये हमने ऑलरेडी अभी हमने डिस्कस करा कि जितनी बड़ी फर्म होगी उसी के हिसाब से वो आपको सैलरी भी देगी। ठीक है। और टाइप ऑफ फर्म में यार एक चीज़ और मैटर करती है कि उस फर्म में काम कितना है। अभी जैसे हम बात करें कि कॉम्पोजिशन, अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है उसके अकाउंटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें यार जीएसटी का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो उसमें ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं होता है। ठीक है। और अगर कोई ऐसी फर्म है जो अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हो, तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आपको वहाँ पे पूरा अकाउंट्स देखना पड़ेगा, जितनी भी डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ठीक है। टीडीएस होता है, जीएसटी होता है, उनकी रिटर्न्स जाती हैं, आईटीआर होता है, वो सारा आपको खुद ही देखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको अच्छा खासा मान लो 2-3 साल का एक्सपीरियंस ही है, तो यार 15 अबव तो होएगी ही सैलरी। ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस पे सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतनी ज़्यादा आपकी कमांड भी अच्छी होती जाएगी अकाउंटिंग में, और आप पार्ट टाइम भी उस वर्क को कर सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है। और वहीं अगर कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, ठीक, अगर कोई पार्ट टाइम अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने अपने क्लाइंट्स ले रखे हैं, तो जैसे कि किसी ने अपने क्लाइंट ले लिया, डेली बेसिस पे वो वहाँ पे डेली बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करता, बट वीक में एक बार चला जाता है, जितने भी सेल परचेज के बिल होते हैं वो डाल के वहाँ पे आ जाता है, और जो भी उनकी जीएसटी रिटर्न होती है वो फाइल कर देता है, तो उस हिसाब से उनकी भी सैलरी होगी। अभी जैसे वो एक क्लाइंट से मान लीजिए 8,000 रुपये लेते होंगे। ठीक है। मंथली, क्योंकि वहाँ पे वो डेली बेसिस पे जा नहीं रहे हैं, एक वीक में वीक में एक बार जा रहे हैं वहाँ पर, उन्होंने काम वाम किया उसका, एक ही बार में सारा ट्रांजेक्शन करके चढ़ा के और जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करके बस। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ फर्म पे, वहाँ पे वर्क कैसा है, आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो, फुल टाइम अकाउंटेंट हो, पार्ट टाइम अकाउंटेंट हो, तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, बेसिकली सैलरी। बाकी तो फ्रेशर के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सैलरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको पहले नॉलेज गेन कर लीजिए, उसके बाद अच्छी खासी सैलरी आपको मिल ही जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।